अच्छा, आप ये क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट रेडियन होता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो मैंने बताया था एक रेडियन 360/2 पाई डिग्री के बराबर भी होता है या 57.3 डिग्री के बराबर भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बोथ होगा। उसके बाद द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी 1 रेडियन व्हेन आर्क लेंथ बिकम्स डैश ऑफ रेडियस। तो मैंने बताया था जब ये आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाएगी यानी इक्वल। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है? तो रेडियन पर सेकंड है, और ये मैंने कहा भी है कि ये कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी में आया था। 1 RPM इज इक्वल टू डैश। तो मैंने बताया है थोड़ी देर पहले, एक RPM जो होता है वो 60/2 पाई रेडियन पर सेकंड के बराबर होता है, इसीलिए 2 पाई/60 रेडियन पर सेकंड के बराबर होता है। देखें ना, RPM, R मीन्स रिवोल्यूशन, और एक रिवोल्यूशन में रेडियन कितने? 2 पाई। मिनट मीन्स, मिनट को सेकंड में करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये आ जाएगा। उसके बाद है, इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन अल्फा इज। अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम अल्फा को नेगेटिव कहेंगे। अल्फा मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अ डिस्क इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंड इट्स रेट ऑफ रोटेशन इज इंक्रीजिंग देन अल्फा। अब देखें, सबसे पहले आप ओमेगा का डायरेक्शन फाइंड करेंगे, कैसे मूव कर रही है? क्लॉकवाइज, ऐसे। तो जब क्लॉकवाइज है तो आपने देखा ओमेगा का डायरेक्शन बोर्ड के अंदर है, ठीक है, यानी ओमेगा जो है वो इनटू द बोर्ड है या इनटू द पेज है। पता कैसे चला? देखें, राइट हैंड कर्व रूल से, ये देखें, ठीक है, थंब मेरा कहाँ है? बोर्ड के अंदर है। अब आप देखेंगे रेट ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो रहा है। मैंने बताया था जब रेट ऑफ रोटेशन इंक्रीज होगा तो अल्फा का और ओमेगा का डायरेक्शन सेम होगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इनटू द पेज, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इनटू द पेज, यानी बी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखें आज के लेक्चर का, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट एंड। अब देखें, जो आपके पास क्लॉक होता है, क्लॉक में 3 एंड होते हैं, एक को कहते हैं सेकंड का, और दूसरा होता है मिनट का, और एक होता है आवर का। तो जब मिनट वाला एक राउंड कंप्लीट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा? 2 पाई, ठीक है। और जब मिनट वाला एक राउंड कंप्लीट करेगा तो 1 घंटा होगा, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। देखें मैंने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। मैंने कहा जब मिनट वाला एक राउंड कंप्लीट करेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होगा, और जब मिनट वाला एक राउंड कंप्लीट करेगा तो टाइम 1 घंटा होगा, और 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 3600। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब ये MCQs हैं जो पास पेपर्स में भी आए हुए हैं, और आप लोग इनको केयरफुली देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट होता है? तो कल डिस्कस किया था। स्पीड कांस्टेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो वेलोस स्पीड पे डिपेंड करती है, तो इसीलिए हम कहेंगे इस पे भी कोई इशू नहीं होगा। मोमेंटम चेंज होगा उसका, क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी उसकी चेंज होती है। तो कांस्टेंट कौन से पैरामीटर रहते हैं? एक स्पीड रहता है, एक काइनेटिक एनर्जी रहता है, इसलिए 1 और 2 मीन्स बी ऑप्शन होगा। उसके बाद
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NED में आ चुका है। When a force is perpendicular to velocity, जब फोर्स वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर होता है तो वो फोर्स क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है, वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा था सेंटीमीटर फोर्स, ये सेंटीमीटर फोर्स था, ये वेलोसिटी थी, तो ये सेंटीमीटर फोर्स वेलोसिटी के साथ क्या था, परपेंडिकुलर। तो सेंटीमीटर फोर्स क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। तो याद रखिएगा, व्हेन अ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी देन इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो सी ऑप्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs। उसके बाद द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी इज 0.25 सेकंड, देन इट्स फ्रीक्वेंसी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, you know frequency is the reciprocal of time period। 1 डिवाइडेड बाय 0.25, डेसिमल कैंसिल करेंगे, 2 ऊपर 0 दे देंगे तो 100 हो जाएगा। 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, तो इसका मतलब होगा 4 हर्ट्ज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हर्ट्ज। ये कायदेवाम यूनिवर्सिटी में आया था जब मैंने टेस्ट दी थी 2009 में, ठीक है। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ, हर्ट्ज किसका यूनिट है, तो आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, ठीक है। उसके बाद द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये हमने अभी पढ़ा था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। MCQs करने का मतलब जो होता है वो सिर्फ ये है कि एक तो आपके पास टाइम कम है ECAT वालों के पास, और दूसरा ये है कि आपको आइडिया हो सके कि भाई क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये मैंने आपको बार बार बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं हो सकती। बाकी अगर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा 0 होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होती है वो वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करती है। तो याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटीमीटर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 होगी, क्योंकि आपने रिलेशन पढ़ा था कि AT इज इक्वल टू R इंटू अल्फा। रेडियस कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 है तो इसका मतलब है अल्फा भी 0 है। अगर AT 0 होगा तो अल्फा 0 होगा। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज नॉर्मल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू पोजीशन वेक्टर, ये भी सही है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का टुवर्ड द सेंटर, तो ये एंटी पैरेलल है, बिल्कुल सही बात है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये भी सही है। ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है सर्कुलर पाथ पे, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो सारे ऑप्शन ठीक हैं। इससे देखें ना MCQs अगर हमने ये किया तो अब आपका सारा जो कॉन्सेप्ट था वो रिवाइज हो गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, the body is moving along circular path if its mass is doubled and velocity is also doubled, then centripetal acceleration। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मास पे तो डिपेंड करती नहीं है, तो मास हम काउंट नहीं करेंगे। बाकी हमें पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। जहाँ पे वेलोसिटी लिखा होता है ना, इसका सिंपल मतलब होता है लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है। तो अगर आप वेलोसिटी को डबल करेंगे तो ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो इसका ऑप्शन ए होगा, बिकम्स 4 टाइम्स। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी ऐसा न्यूमेरिकल मेरान यूनिवर्सिटी की टेस्ट में आया था जब मैं टेस्ट दे रहा था, ठीक है। तो मुझे कुछ क्वेश्चन याद हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मेरान यूनिवर्सिटी के। अब देखें ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, तो ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r, मास क्यों दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। v का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 2 8 होगा, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। उसके बाद ये नहीं आया था
ये सही है क्वेश्चन। आप मे भी आप ऐसे समझें कि हर एक क्वेश्चन आया था, मतलब सारी टेस्ट मेहरान यूनिवर्सिटी की चैप्टर 4 से आई थी, ऐसे नहीं है। A body is moving along the circular path of radius 4 मीटर, ये रेडियस गिवन है, and completes a cycle, one cycle in 2 सेकंड, यानी ये पीरियड दिया गया है। जब टाइम पीरियड दिया जाएगा तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फार्मूला ये होगा। अब आप इस पे वैल्यू रख सकते हैं। रेडियस की जगह क्या रखेंगे 4, और टाइम पीरियड इसका 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा 4 पाई, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ डिस्क इज रोटेटिंग, थोड़ी देर पहले मैंने आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन में बताया था कि जब कोई डिस्क रोटेट करती है तो हर एक पार्टिकल के पास एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, पर हर एक पार्टिकल के पास लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल पार्टिकल्स ऑन डिस्क हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ओके है बिल्कुल। एंड ऑल पार्टिकल्स ऑन डिस्क हैव डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी। तो इसका ऑप्शन ए और डी यानी ई होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, इसके बाद भी हम क्वेश्चन करेंगे, सेंटीमीटर फोर्स पे करेंगे। अ बॉडी इज ऑर्बिटिंग ऑन सर्कुलर पाथ with angular velocity 10 radian per second and linear velocity of 5 meter per second, then radius of circular path, very simple, v is equal to r omega, then r is equal to v upon omega। v की जगह क्या रखेंगे 5 और इसकी जगह 10 मीन्स 0.5। तो ये आप नोट कर दें क्वेश्चन, तो फिर कुछ और डिस्कस करते हैं। आज अब हम कुछ MCQs डिस्कस करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स पे। A satellite is orbiting around Earth. In this case, centripetal force is provided by, ये मेहरान यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ना, आया है। तो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट को कौन देता है, तो मैंने कहा था अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। A stone is tied on a string and wired in a circle. If suddenly the string is broken, then stone. तो मैंने कहा था जब स्ट्रिंग टूट जाएगी तो स्टोन को सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा, उस वजह से जो स्टोन होगा वो फिलाए टेंजेंशियली हो जाएगा। तो हम कहेंगे फिलाए टेंजेंशियली। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन भी है, जब कोई गाड़ी मड से यानी कीचड़ में, उसका व्हील जब कीचड़ में आता है तो कीचड़ जो उस व्हील से है वो कैसे निकलता है, तो वो भी टेंजेंशियल निकलता है। ये समझें गाड़ी का एक व्हील है ना, और ये कीचड़ है, जब इस कीचड़ से स्ट्राइक करेगा तो ये रोटेट होगा, तो कीचड़ ऐसे टेंजेंशियली मूव करेगी, क्योंकि इसको भी कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा। ये भी आप ज़हन में रख लें। When a car takes turn on curve road, the man inside the car pulls towards the door. This is due to, तो ये मैंने बताया था, ये इनर्शिया की वजह से होता है। A car having mass 1000 kg is moving along circular path of radius 10 meter at the speed of uniform speed of 72। अब देखें यूनिफॉर्म स्पीड है पर मूव कहाँ कर रही है, सर्कुलर पाथ पे, तो इसका मतलब होगा इस पे नेट फोर्स लगेगा और उसका नाम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। यह सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। मास आपको दिया गया है 1000, स्पीड 72 कन्वर्ट करेंगे तो 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, ये 0 इससे कैंसिल होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 400, तो ये 40,000 हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद 5 ग्राम, GM मतलब ग्राम, 5 ग्राम स्टोन इज टाइड टू एंड ऑफ 4 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एंड वायर्ड इन अ सर्किल एट द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, फाइंड द टेंशन। तो मैंने बताया था जब रस्सी के साथ हम स्टोन बांधेंगे, उसको सर्कुलर पाथ पे मूव करवाएंगे, तो टेंशन वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके देगा। तो FC इज इक्वल टू, इस केस में टेंशन के बराबर होगा और वो होगा mv² अपॉन r। r क्या होगा, जो लेंथ होगी इसकी,
ठीक है ना, क्योंकि ये आपने स्टोन बांधा ना, अब आप ऐसे मूव करवाएंगे, ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी वो रेडियस होगी यहाँ पे। मास कितना है, 5 ग्राम है, 5 ग्राम मीन 0.005 किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी है, 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 400, 2 0 इस डेसिमल में कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद A body having mass 10 किलोग्राम is moving along the circular path of radius 2 मीटर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें एक मैं अभी आपको फार्मूला ड्राइव करके दूंगा। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। अब अगर मैं यहाँ पे r डिवाइड भी करूँ, मल्टीप्लाई भी करूँ, कर सकता हूँ मैथमेटिक्स में, केयरफुली देखें ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस डिवाइडेड बाय 2। ये काइनेटिक एनर्जी और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में रिलेशन बन गया। अब यहाँ से अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेंगे तो बराबर होगा 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय रेडियस। सो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 400 डिवाइडेड बाय 10 0 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो 2 से कैंसिल, रिजल्ट क्या आएगा 400, ये 400 है, डी ऑप्शन होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच कार कैन टर्न ऑन अ कर्व रोड ऑफ रेडियस 9 मीटर इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो मैंने बताया था कि जब गाड़ी किसी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है, अब देखें मास से कैंसिल हो गया। वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला होगा म्यू आर जी, अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट म्यू आर जी, ये फार्मूला याद रख लें। तो म्यू का वैल्यू मैंने क्या दिया हुआ है 0.4, आर 9 और जी का वैल्यू आप 10 ले लें, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 36 का रूट क्या होगा 6 होगा। और चैप्टर 4 का लास्ट क्वेश्चन देखें, हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर दिए हैं, बाकी कितने बचते हैं, थोड़े से हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी कर लेंगे। सो द पार्टी इज मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ इफ इट्स मास इज डबल्ड, मास को डबल किया गया, स्पीड इज हाफ्ड, स्पीड को हाफ किया गया, सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। मास को आपने डबल किया, वेलोसिटी को आपने हाफ किया, तो वेलोसिटी को जब हाफ करेंगे तो हाफ का स्क्वायर 1/4, तो ये 1/2 मीन्स हाफ हो जाएगा। सो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बिकम हाफ, इसका ऑप्शन बी होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से आज हमने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर दिया। फिर इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और काशिफ ने शायद चैप्टर नंबर 4 की टेस्ट अपलोड कर दी है, तो आई सजेस्ट कि आप चैप्टर नंबर 4 की टेस्ट भी सॉल्व करें। इसी तरीके से फिर कल हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे, तो वो भी मैं आपको ईद का गिफ्ट दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एमकेट का एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे प्रोजेक्टाइल के लिए, आज हम उन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ग्राउंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये नहीं पूछ रहा, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो इसका फार्मूला है V0
साइन थीटा अपॉन जी। पास पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। 20 साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका रिजल्ट होगा 1 सेकंड। उसके बाद क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड देन। अगर हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी डबल कर रहे हैं तो क्या होगा। रेंज जो है आपको पता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v नॉट स्क्वायर। इसका मतलब है रेंज डबल हो जाए, रेंज 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। हाइट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v नॉट स्क्वायर है, इसका मतलब है हाइट भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v नॉट है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ डबल होगा। तो ऑप्शन सी देखें, रेंज 4 टाइम्स, मैक्सिमम हाइट 4 टाइम्स, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डबल, तो ऑप्शन सी सही है। उसके बाद ये क्वेश्चन है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 30 विथ ग्राउंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला था v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, 0 0 से कैंसिल। ठीक है, ये इसको क्या कर देगा 500, 1/4 1 टाइम, और इस पे ये 125 आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट होगा 125 मीटर्स। उसके बाद क्वेश्चन है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम इफ इट इज प्रोजेक्टेड एट एंगल। तो मैंने बताया था कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फायर करेंगे तो उसकी रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। फाइंड द टेंजेंट ऑफ एंगल एट विच रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मैक्सिमम हाइट। ये क्वेश्चन पास पेपर में आया है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि r टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h। अब इस न्यूमेरिकल में ये कह रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है वो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए किसके, मैक्सिमम हाइट के। इसका मतलब है h और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और हमसे एंगल नहीं पूछ रहा, एंगल तो आप जानते होंगे 76 डिग्री है जिस पे रेंज और हाइट इक्वल होते हैं, पर ये हमसे टेंजेंट ऑफ एंगल पूछ रहा है, तो इसलिए टेंजेंट ऑफ एंगल 4 है, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन है द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट द एंगल ऑफ 15 हैज अ रेंज ऑफ 100 मीटर। अगर हमने प्रोजेक्टाइल को 15 डिग्री पे थ्रो किया है तो उसकी रेंज 100 मीटर है। इफ सेम प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट द स्पीड सेम स्पीड बट इन एन एंगल ऑफ 30 देन इट्स रेंज। तो आपको पता है रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा है, तो जब हम रेशो बनाएंगे तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 1 साइन 2 थीटा 2। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। पहले रेंज कितनी थी 100 मीटर, जब एंगल हमारी थी 15 2 से मल्टीप्लाई करेगी 30 हो जाएगी। अब रेंज कितनी होगी, जबकि अब एंगल कितनी रखी है 30 को डबल कर देंगे तो 60 हो जाएगा। अब हम इस पे वैल्यू रखेंगे। वैल्यू कैसे रखेंगे देखें, 100 साइन 30 का वैल्यू है 1/2 और साइन 60 का वैल्यू है रेडिकल 3/2, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो r2 बराबर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय रेडिकल 3, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। उसके बाद देखें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स विल हैव सेम रेंज। तो मैंने बताया था वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनकी रेंज सेम होती है। तो अगर आप इनका देखेंगे सम 90 नहीं होगा, इसका देखेंगे सम 90 होगा, तो ये दो एंगल्स ऐसी हैं जिनके पास रेंज सेम होगी। द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकंड देन मैक्सिमम हाइट अटेंडेड। तो मैंने रिलेशन बताया था h इज इक्वल टू gt स्क्वायर अपॉन 8। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट। अब वैल्यू रखेंगे, g का वैल्यू 10 है और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, चले हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम चेंज कर लेते हैं, टाइम को 4 ले लेते हैं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम ले लेते हैं 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो और डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 16 और डिवाइडेड बाय 8, तो 1 और 2, तो इसका रिजल्ट आएगा 20 मीटर्स।
एक ऑप्शन को हम 20 मीटर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, देन इट्स मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। सबसे पहले हम मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला मैंने बताया था V0² होता है। तो आप V0² यानी 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, G का वैल्यू 10 है। और मैंने रिलेशन बताया था कि मैक्सिमम रेंज जो होती है वो 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट होती है। तो इसका मतलब है H बराबर होगा मैक्सिमम रेंज डिवाइडेड बाय 4। तो मैक्सिमम रेंज इसकी कितनी है 40 डिवाइडेड बाय 4 तो 10। तो रेंज होगी 40 और मैक्सिमम हाइट होगी 10, तो इसका ऑप्शन होगा बी। उसके बाद क्वेश्चन है, एट व्हाट एंगल अ बॉल इज सर्व्ड हॉरिजॉन्टली। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ये देखें, ये यहाँ से हमें सर्व करना है और ये नेट है। ये नेट यहाँ से कितने मीटर की दूरी पे है 20 मीटर की दूरी पे है। और कितने मीटर हाइट पे है तो ये 8 मीटर हाइट पे है। और यहाँ ये जहाँ से हम सर्व कर रहे हैं ये 8.2 है, यानी बॉल ऐसे आके गिरेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि कितनी वेलोसिटी के साथ थ्रो करें ताकि ये इस नेट को क्रॉस कर सके। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब ये बॉल क्रॉस करेगा, जब ये नेट तक आ जाएगा, जब ये 20 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा तो उसकी हाइट जो है वो 8 मीटर होनी चाहिए। अगर 8 मीटर से कम होगी तो ये नेट को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है 80 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 80 मीटर कवर करने के लिए जो हाइट लॉस करेगा प्रोजेक्टाइल वो 0.2 मीटर की लॉस करेगा। अगर ये 0.2 मीटर की हाइट लॉस करेगा तो हम टाइम निकाल सकते हैं कि ये कितने टाइम में नेट को क्रॉस करेगा। तो टी कैसे मिलेगा, हमने फार्मूला पढ़ा है 2h/g। h मतलब जो ये h लॉस करेगा, 8.2 मीटर से हमने थ्रो किया था, 8 मीटर जो है हाइट है नेट की जिसको क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब है ये हाइट लॉस कर रहा है 0.2 और डिवाइडेड बाय 10। तो इसका रिजल्ट आएगा 0.04 और इसका रूट मिलेगा 0.2, यानी ये 0.2 सेकंड में नेट को क्रॉस करेगा। अब हमें पता है हॉरिजॉन्टल का फार्मूला है V0x into t। तो V0x हमें फाइंड करनी है, तो V0x कैसे मिलेगा, x डिवाइडेड बाय t। x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करना है 20, टाइम है 0.2, 0 से कैंसिल तो ये होगा 100 मीटर पर सेकंड। ये पास पेपर में भी आ चुका है। अच्छा, बाकी एक क्वेश्चन रहता है वो मैं यहाँ पे करता हूँ। ये देखें, अ प्रोजेक्टाइल is thrown at a speed of 30I plus 20J. Find its range। ठीक है, अब रेंज कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने एक फार्मूला बताया था रेंज के लिए 2V0x V0y डिवाइडेड बाय g। तो अगर आप देखेंगे V0 30 दी गई है, V0y 20 दी गई है, डिवाइडेड बाय 10, 0 से कैंसिल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 होगा। तो 120 मीटर, 240 मीटर, 300 मीटर, 600 मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 120। इसी क्वेश्चन से आपको मैक्सिमम हाइट भी पूछ सकते थे। तो मैक्सिमम हाइट का भी मैंने फार्मूला बताया है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था V0y² डिवाइडेड बाय 2g। तो यहाँ से आप वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप ये नोट कर लें। MCQ says the disk is rotating clockwise and its rate of rotation is decreasing, then which of the following is correct?
देखें जो डिस्क है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही थी। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो हम ओमेगा का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। तो आप देख रहे हैं इनटू द पेज है, ओमेगा का डायरेक्शन इनटू द पेज है, और आप देख रहे हैं आगे लिखा हुआ है रेट ऑफ रोटेशन इसका डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है अल्फ़ा का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। तो ओमेगा जो है वो इनटू द पेज होगा और अल्फ़ा जो है वो आउट ऑफ द पेज होगा, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आरपीएम इज़ द यूनिट ऑफ। तो आरपीएम किसका यूनिट है? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है। उसके बाद क्वेश्चन है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक। देखें क्लॉक का जो मिनट एंड होता है जब वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो डिस्प्लेसमेंट वो 2 पाई करता है, पर जब वो क्लॉक का मिनट एंड जब एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो टाइम हो जाएगा 1 घंटा, और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600। तो इसलिए इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो होगी 2 पाई अपॉन 360 3600 रेडियन पर सेकंड। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया था एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगी, और ये पिछले लेक्चर में बताया था कि लीनियर वेलोसिटी वेरिएबल होती है डायरेक्शन की वजह से। आपको पता है वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं। तो सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज होगा। ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2 व्हील्स हैविंग डायामीटर 50 centimeter and 75 centimeter. If wheel of 50 centimeter covers a distance in 90 rotation, in how many rotation the wheel of 75 centimeter covers the same distance? देखें जिस व्हील का डायामीटर कम होगा वो लीनियर डिस्टेंस कम कवर करेगा, जिसका डायामीटर बड़ा होगा वो लीनियर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। तो हमें ये बताना है कि तो अब हम इक्वेट करेंगे S1 इक्वल टू S2, और S1 हमें कैसे मिलेगा? 2 पाई r, पर यहाँ पे डायामीटर दिया हुआ है तो हम इसको लिखेंगे पाई d1 इज इक्वल टू पाई d2। अब यहाँ पे रोटेशन n1 होंगी, सपोज करें यहाँ पे रोटेशन n1 है और यहाँ पे रोटेशन n2 है। क्योंकि एक रोटेशन का तो डिस्टेंस सेम नहीं आएगा, क्योंकि जिसका डायामीटर बड़ा है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। पर ये कह रहा है कि 90 रोटेशन में जो डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर व्हील ने जो कवर किया है वो 75 सेंटीमीटर जिस व्हील का डाया है वो कितने रोटेशन में करेगा। तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो आप देखेंगे पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। n1 कितनी रोटेशन से 90, और इसका डायामीटर कितना है 50। n2 हमें कैलकुलेट करना है और इसका डायामीटर कितना है? इसका डायामीटर है 75। तो n2 बराबर हो जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 75। 25 का टेबल इस पे 2 टाइम लगेगा, इस पे 3 टाइम, 3 का टेबल इस पे 30 टाइम लगेगा, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। तो लाजमी है इसकी रोटेशन कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है जिस व्हील का डायामीटर ज़्यादा है वो ज़्यादा डिस्टेंस करेगा। तो इसने जो 90 रोटेशन में जो डिस्टेंस करेगा वो जो बड़े व्हील वाला जो डाया है वो 60 में कर देगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें अ डिस्क स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फाइंड हाउ लॉन्ग इट मस्ट बी एक्सेलरेटेड एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 20 रेडियन पर सेकंड। तो बहुत आसान है, अल्फा आपको दिया गया है 2 और वी आए ओमेगा आए 0 है, ओमेगा एफ आपको दिया जा रहा है 20, टी आपको फाइंड करना है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ओमेगा एफ की जगह 20 रखेंगे, ओमेगा आई की जगह 0 रखेंगे। अल्फ़ा आपको दिया गया है 2, टाइम आपको फाइंड करना है, ये वहाँ जाके डिवाइड करेगा, इसका मतलब है आपको 10 सेकंड तक एक्सेलरेट करना पड़ेगा।
उसके बाद क्वेश्चन है डिस्क इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड, इट इज डेसेलरेटेड एट द रेट ऑफ 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड हाउ मेनी रोटेशन विल बी कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो सबसे पहले आप थीटा फाइंड करेंगे। तो इस केस में ओमेगा आई, इस केस में ओमेगा आई आपको दिया जा रहा है 10, ओमेगा एफ 0 हो जाएगा, अल्फा आपको दिया जा रहा है -1, थीटा आप फाइंड करेंगे। तो फार्मूला है 2 अल्फा थीटा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई स्क्वायर, यहाँ पे -1 रखेंगे, थीटा फाइंड करेंगे। ओमेगा एफ 0 है, ओमेगा आई 10 का स्क्वायर, -2 थीटा, ये माइनस का 100 होगा, माइनस माइनस से कैंसिल, तो थीटा बराबर होगा 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी 50। पर ये 50 आपको थीटा मिला है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रोटेशन। रोटेशन जब आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, थीटा को 2n से डिवाइड कर देंगे, 2 पाई से, क्योंकि आपको पता है एक साइकिल में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो आपको ए से मिलेंगे। तो थीटा कितना आपने कवर किया, 50 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अ डिस्क इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड, इट इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, इट्स रेट ऑफ रोटेशन बिकम्स 20 रेडियन पर सेकंड आफ्टर 4 सेकंड, फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ प्लस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी। ओमेगा एफ 20 बन गया है, ओमेगा आई 10 है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये 2 होगा, ये 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 रेडियन, यानी ऑप्शन ए होगा। तो आप इसको नोट करें, तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, तो हम कहते हैं टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट 1 रोटेशन। द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट 1 रोटेशन। ठीक है, यानी एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे सपोज करो मूव कर रही है, और उसने एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए सपोज उसने 4 सेकंड लिए हैं, तो हम कहते हैं 4 सेकंड उसका टाइम पीरियड है। जिस तरीके से हमें पता है कि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस में अपनी एक्सिस पे 24 आवर्स पे अपनी साइकिल कंप्लीट करती है, तो हम कहेंगे हमारी अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहते हैं द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट 1 रोटेशन। टाइम पीरियड जो है, अब आप ऐसे कह सकते हैं टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि भाई आपने कितना टाइम लिया है, टाइम टेकन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स। सपोज करें अगर मैं कह रहा हूं मैंने 10 सेकंड में 5 जो हैं वो साइकिल किए हैं, तो टाइम पीरियड कैसे मिलेगा, तो टाइम टेकन टोटल टाइम ऊपर लिखूंगा, नंबर ऑफ साइकिल्स नीचे यानी 2, तो 2 सेकंड जो है वो टाइम पीरियड हो जाएगा। जब हम टाइम पीरियड डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम पीरियड के बिल्कुल रेसिप्रोकल है। इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेता हूँ, द नंबर ऑफ साइकिल्स, द नंबर ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं आप, द नंबर ऑफ रोटेशन कवर्ड इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में हमने कितनी रोटेशन की हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला होगा कि हमने कितने साइकिल किए, नंबर ऑफ साइकिल्स, और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सपोज करें अगर यहाँ इसी न्यूमेरिकल में मैं अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं 5,
और डिवाइड करूँगा टाइम टेकन से, यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.5। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है इट्स SI यूनिट इज हर्ट्स, और फिर इसके बड़े यूनिट भी होते हैं जैसे किलो हर्ट्स हो सकता है, मेगा हर्ट्स हो सकता है। अब 1 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी कब होगी, तो हम कहेंगे जब कोई भी बॉडी 1 सेकंड में 1 साइकिल कंप्लीट करेगी तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 हर्ट्स होगी। सो 1 हर्ट्स आप लिख लें भले। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 hertz if it cover 1 cycle in 1 second। अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में 1 साइकिल कवर करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्स होगी, और फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला मैंने बता दिया है। और हम ये कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो टाइम पीरियड मिलेगा, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मिलेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्राइव करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन, तो ये तो एक रिलेशन बन गया कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब दूसरा रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें। एंगुलर वेलोसिटी होता है थीटा अपॉन टी। अब सपोज करें हम कह रहे हैं कि 1 साइकिल कंप्लीट हुई है, जब 1 साइकिल कंप्लीट होगी तो थीटा कितना होगा 2π, और 1 साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो टाइम पीरियड होगा। तो ये रिलेशन बन गया, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में। जितनी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना टाइम पीरियड कम होगा, जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उतनी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। दूसरा रिलेशन है रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन यहाँ से ही बनेगा। आप टाइम को रेसिप्रोकल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी मिलेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। इसी तरीके से आप ये रिलेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। ये रिलेशन कैसे बनेगा देखें। लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला, या इसको ऐसे लिखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर स्पीड एंड टाइम पीरियड। तो आपको पता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब 1 साइकिल कंप्लीट होती है तो s बराबर हो जाता है 2πr के, और टाइम जो होता है वो टाइम पीरियड होगा। तो ये रिलेशन है v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी। इस तरीके से अगर आप रिलेशन बनाना चाहेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, तो आपको मिलेगा 2πr इंटू एफ। तो ये रिलेशन है जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। तो हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पे कर रहे हैं। सपोज करें a disk completes 20 rotations. A disk complete 20 rotations in 4 seconds. Then its frequency is, ठीक है। अब आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और आपके ऑप्शंस हैं 0.25 हर्ट्स, 5 हर्ट्स, 0.2 हर्ट्स, 8 हर्ट्स।
तो फ्रीक्वेंसी आपको कैसे मिलेगी? फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला है नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टी। साइकिल्स आपने कितने किए हैं? 20। साइकिल मीन्स रोटेशन, डिवाइडेड बाय 4 तो ये हो जाएगा 5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5 हर्ट्ज। दूसरा क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी, द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी इज 10 microseconds, then its frequency is, ठीक है। ऑप्शन ए है 10⁻6 हर्ट्ज, 10⁻7 हर्ट्ज, 10⁻4 हर्ट्ज, नन ऑफ दिस। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी। तो 10 × 10⁻⁻6, -6 इसलिए क्योंकि माइक्रो है। ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 10⁻5 होगा। इसको 5 कर दें तो ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखें, the time period of a disk is 20 seconds. The time period of a disk is 20 seconds. Find its angular velocity. ठीक है। ऑप्शन ए 2π/60, ऑप्शन बी 2π/20 रेडियन पर सेकंड, π/10, π/5 रेडियन पर सेकंड, डी नन ऑफ दिस। तो अब आपको टाइम पीरियड मिला हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन ये है। तो आप क्या करेंगे? 2π डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड 20, तो इसका ऑप्शन ए बी होगा। इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन देख लें आज के लेक्चर का। अ बॉडी इज मूविंग along a circular path of radius 3 point of radius 10 meters. If it completes 10 cycles in 5 seconds, find its linear speed। ठीक है, अब देखें कैसे फाइंड करेंगे। अब आपके पास या तो आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लें या तो फ्रीक्वेंसी। मैं सपोज करें टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहा हूं, तो टाइम पीरियड कैसे मिलेगा? तो टाइम पीरियड का फार्मूला है के टाइम टेकन नंबर ऑफ साइकिल्स, तो 0.5 टाइम पीरियड मिल गया। जब टाइम पीरियड मिल गया तो अब मैं v फाइंड कर सकता हूँ 2πr डिवाइडेड बाय t। 2πr की जगह 10 रखूँगा और डिवाइड करूँगा 0.5 से, डेसिमल कैंसिल 0, 5 का टेबल इस पे 1 टाइम और इस पे 20 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा 40 पाए मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसके ऑप्शन में बना सकता हूँ 20 पाए मीटर पर सेकंड, 10 पाए मीटर पर सेकंड, 15 पाए मीटर पर सेकंड, 40 पाए मीटर पर सेकंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 40 पाए मीटर पर सेकंड। तो आज के लेक्चर में आपने देखा हमने बेसिक टर्म्स डिस्कस की। तो बाकी इस चैप्टर के 2 टॉपिक रहते हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इंशाल्लाह हम ये दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
अच्छा, आप ये कुछ MCQs देख लें जो प्रीवियस पेपर्स में भी आ चुके हैं। एक MCQs नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जंपिंग ऑफ एनिमल्स प्रोजेक्टाइल मोशन है, अ स्टोन थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम विंडो ये भी प्रोजेक्टाइल है, मोशन ऑफ एरोप्लेन जो है वो प्रोजेक्टाइल नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा 3 ओनली। उसके बाद है इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन इन वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट में जो एक्सेलरेशन होती है वो g के बराबर होती है। When projectile is ascending then, जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है तो क्या होता है, its horizontal velocity remains constant, ये भी ठीक है, its vertical velocity decreases, ये भी होता है, its vertical acceleration is constant, तो ये सब कुछ होता है, इसका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद अब प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, अच्छा इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है, पहले आप यहाँ आ जाएं। एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, तो मैंने बताया प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी 0 होती है, तो ये गलत है क्योंकि प्रोजेक्टाइल के पास 2 वेलोसिटीज होती है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम होती है जो कि हॉरिजॉन्टल के बराबर होती है, तो ये कहना गलत है कि इसकी वेलोसिटी 0 होगी। इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0, नहीं, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगी। इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0, ये तो गलत है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 कहीं पे भी नहीं होगी। इट्स वर्टिकल वेलोसिटी 0, तो ये सही है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड इट्स एक्सेलरेशन आर, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी और उसकी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल, ये गलत है। नेवर बिकम्स परपेंडिकुलर, ये भी गलत है, परपेंडिकुलर होते हैं। बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये सही है, हाईएस्ट पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो जाते हैं। उसके बाद ये न्यूमेरिकल देखें, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड एट द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ग्राउंड, फाइंड इट्स वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड्स। अगर आपको ऐसे कहा जाए फाइंड इट्स वर्टिकल वेलोसिटी, तो मतलब इनिशियल की बात कर रहे हैं, आफ्टर 3 सेकंड तो आप यूज़ करेंगे V0 sin थीटा माइनस GT। V0 ये 100 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30, G का वैल्यू 10 है, टाइम जो है वो 3 सेकंड है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 यानी 50 हो जाएगा, ये माइनस का 30 मीन्स 20 होगा, तो इसकी वेलोसिटी 20 हो जाएगी। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एट द एंगल ऑफ 30 आफ्टर 4 सेकंड्स। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, हम क्या करेंगे, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। अगर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, अगर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे आ चुका है, अगर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो इसका मतलब होगा प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है। फाइंड कैसे करेंगे, V0 sin थीटा माइनस GT से। V0 100 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30, 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हाफ यानी ये 50 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 10 किस में आ रही है, प्लस में, इसका मतलब ये अभी भी ऊपर जा रहा है, सो इट इज असेंडिंग। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड एट द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30, फाइंड इट्स पोजीशन। पोजीशन मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज वेल एज वर्टिकल, तो पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करेंगे, V0 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय T, तो 100 cos 30 मल्टीप्लाइड बाय 2, cos 30 का वैल्यू 8.66 होता है, 0.866 तो मल्टीप्लाई करेगा 86.6 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 173.2 आएगा। वर्टिकल कैसे फाइंड करेंगे, V0 sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय T माइनस 1/2 GT स्क्वायर, तो इसकी जगह V0 100 है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा, इस पूरे का रिजल्ट आएगा 50 और टाइम है 2, 1/2, G का वैल्यू 10 है, 2 का स्क्वायर है, ये 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना होगा,
इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा और 100 में 20 माइनस करेंगे तो 80 होगा, यानी वर्टिकल 80 हो गया। हम पहले हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, यानी पहले हम x लिखते हैं फिर हम y लिखते हैं। तो x इसका है 173.2 और y है इसका 80, तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट द स्पीड ऑफ 30i + 70j, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। फाइंड इट्स वेलोसिटी यानी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हमें चाहिए। अब प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी देखें कैसे मिलेगी। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का फार्मूला होगा vx² + vy²। हमें पता है जिसके साथ i लगता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और हॉरिजॉन्टल चेंज होगी नहीं, तो vx हमें मिली हुई है 30। vy कितने सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, तो हम vy पहले फाइंड करेंगे और उसका फार्मूला है v0 sin θ - gt। अब v0 sin θ हम इस पूरे को कहेंगे यानी 70 को, 70 g का वैल्यू 10 और कितने सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, तो ये 70 - 30 यानी ये 40 हो जाएगा। अब vx हमें 30 मिला हुआ है, vy हमें 40 मिला हुआ है। वेक्टर में हमने इसको बार बार सॉल्व किया था तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा था, इसका रिजल्ट आ रहा था 50। तो बगैर सॉल्यूशन के मैं कहूँगा ये 50 होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट द स्पीड ऑफ 30i + 50j, फाइंड इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल के बराबर होती है और हॉरिजॉन्टल यहाँ पे कितनी दी जा रही है, 30। तो हम इसका ऑप्शन ए करेंगे। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाएं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए आप एक फार्मूला नोट कर लें। अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट ये बराबर होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos² θ से। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये फार्मूला कैसे बना, तो कोई इशू नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है और हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल के बराबर होगी ना। हाईएस्ट पॉइंट पे v0x² के बराबर होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे और v0x का फार्मूला क्या है, v0 cos² θ। तो ये 1/2 mv0² cos² θ, ये क्या है, ये इनिशियल है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो हम इसलिए फार्मूला याद रख लेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 100 जूल, और कितनी एंगल से थ्रो किया था, 30 से। cos 30 का वैल्यू रेडिकल 3/2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी ये मिलके 75 जूल आएगा। तो इसका राइट आंसर 75 होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। कल वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम रेंज की बात करेंगे, मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, कुछ और हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। तो आप इसको देख लें, अच्छे तरीके से नोट करें। थैंक यू वेरी मच।